वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th के सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास। ये भी मिडिवल हिस्ट्री का ही एक कंटिन्यूएशन का पार्ट है। हमने इससे पहले दिल्ली सल्तनत और मुगल्स देखे थे, सिख के बारे में भी, सिख एम्पायर के बारे में भी हमने देखा था, और आज 3rd चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ मराठा। चैप्टर में क्या देखेंगे हम? मराठास कौन हैं या कौन थे, कैसे उन्होंने एक छोटे से जागीरदार से एक इतना बड़ा वास्ट पैन इंडिया एम्पायर खड़ा किया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या रहे उसके हमारी इंडियन सोसाइटी पे, कैसे मराठाओं ने फॉरेन इन्वेडर्स, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल्स आए थे, तो मुगल्स के रूल को उन्होंने कैसे चैलेंज किया, ये सब चीज़ें हम इसमें इस चैप्टर में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ टाइमलाइन दी बच्चों। मराठा का सिनोनिम अगर हम देखें तो पूरा मराठा एम्पायर में अगर सबसे कोई सिग्निफिकेंट रोल या फाउंडेशनल स्टोन की हम बात करें तो वो शिवाजी महाराज। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा इंस्पिरेशनल फिगर यू कैन से, जिसे आज भी लोगों में जोश और एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भर जाता है उनका नाम सुन के। कैसे उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने रीति रिवाजों, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए अपना वास्ट एम्पायर खड़ा किया, और कैसे ब्रिटिश मुगलों से भी और ब्रिटिशर्स से भी उन्होंने फाइट किया। शिवाजी महाराज या उनके सक्सेसर्स ने। इसमें टाइमलाइन दी हुई है। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था, और वहाँ से लेके इस टाइमलाइन में पूरा जब एंग्लो मराठा वार होता है 1818 में, जब वो लास्ट वार थर्ड वार होता है, जब उसमें मराठाओं का जो डोमिनेंस होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो ये हम इस चैप्टर में हम देखते हैं। ये टाइमलाइन हम दोबारा रिवाइज करेंगे लास्ट में। एक बार पहले सारी घटनाक्रम, सारे जो इवेंट्स हैं उसको हम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। पहली हेडिंग है स्टूडेंट्स, हु आर दी मराठास। मराठास हैं कौन? बेसिकली मराठा एक सोशल ग्रुप या एक सोसाइटी जो लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। मराठी लैंग्वेज बोलने वाले दोज पीपल हु स्पीक मराठी, और कहाँ पर, कौन से रीजन में डोमिनेंस उनका रहा है? डेक्कन रीजन में, मिड सेंट्रल इंडिया रीजन में, जिसमें स्पेशली महाराष्ट्र का जो रीजन है वो हम देखते हैं, तो वहाँ पर ये कम्युनिटी वहाँ से बिलोंग करती है। अब इससे पहले अगर हम देखें तो ये 13th सेंचुरी से लेके इनका वहाँ एग्जिस्टेंस मिलता है हमें, और वो कंटिन्यूटी में वो बना रहता है जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंस गेन करता है, तब तक वो डायनेस्टी जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उससे पहले इस रीजन में अगर महाराष्ट्र के रीजन हम देखें तो उस समय वहाँ पर यादव डायनेस्टी रूल करती थी। उस यादव डायनेस्टी को बच्चों, जब हम दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा तो हमने देखा कि खिलजी डायनेस्टी आई थी, खिलजी, जिसमें जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी और ये थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पैन इंडिया एक्सपीडिशंस किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस यादव डायनेस्टी को वहाँ से डिथ्रोन कर दिया था और उनका डोमिनेंस ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में वहाँ पर खिलजी डायनेस्टी का इम्पोर्टेंस, उनके डोमिनेंस को ख़त्म करते हुए फिर बाद में आगे जाके मराठा अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं शिवाजी महाराज के समय से। तो शिवाजी महाराज की हिस्ट्री देखें अगर, और इससे पहले एक इवेंट और देखते हैं हम। उस समय अराउंड इंडिया में 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी से लेके कंटिन्यू में 15th 16th 17th सेंचुरी तक भक्ति मूवमेंट काफ़ी जोरों पर था। भक्ति मूवमेंट, भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है बच्चों भगवान के प्रति डिवोशन, लॉर्ड के प्रति, गॉड के प्रति डिवोशन, और उसका एक कीर्तन, भजन, ये उसका एक बिल्कुल एक इनबिल्ट पार्ट होता है। मतलब अपने आप को आप पढ़ेंगे तो भक्ति के थ्रू व्यक्ति अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है, और ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भजनों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से,
पद के माध्यम से अपना समर्पण एक्सप्रेस करता है। वो भक्ति मूवमेंट चला था बेसिकली सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ के लिए। जाति कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गए थे, और भी काफ़ी सारी बुराइयाँ, बहुत सारे एविल्स आ गए थे सोसाइटी में, एट्रोसिटीज़ होने लग गई थी। तो उस समय जो हमारे जो रिचुअल्स, हमारे जो शास्त्र हैं उनसे शिक्षा लेते हुए, जो पुराने एंसेंट जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे उनसे शिक्षा लेते हुए कई सारे लोगों ने इस मार्ग को अपनाया और लोगों में अवेयरनेस जनरेट की, अवेयरनेस क्रिएट की सोसाइटी के प्रति कि हम सब ऊपर ईश्वर की संतानें हैं, इस तरह से। तो जिसमें आप अगर पूरे पैन ओवर इंडिया में, जैसे जिसमें रामानुजाचार्य से लेके पूरे साउथ में और नॉर्थ में, तो ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको कृष्ण से लेके भगवान शिव तक के भक्त जो हैं वो भगवान राम के अलग अलग सेक्ट्स बने और अलग अलग भक्ति, जिसमें भक्ति संतों की अगर हम बात करें तो जैसे तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे, मीराबाई, ऐसे ही महाराष्ट्र में जो है संत तुकाराम का नाम आता है। इसके अलावा इसमें और नाम अगर हम देखें तो संत नामदेव आते हैं, ध्यानेश्वर आते हैं और रामदास जी आते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास, ये नाम आप सुनेंगे। शिवाजी के भी ये गुरु थे। तो ये जब समाज में, सोसाइटी में इन्होंने इक्वालिटी की को एडवोकेट किया, उसके बारे में उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने राइट्स के प्रति, तो संतों का एक बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल रोल उस समय उन्होंने अपना प्ले किया। उससे प्रभावित होकर भी मराठाओं को अपना एम्पायर या अपना राज्य एस्टेब्लिश करने में हेल्प मिली। तो क्योंकि उनकी वैल्यूज़, उनकी टीचिंग जो थी वो कहीं ना कहीं कल्चरल रूट से जुड़ी हुई थी, तो लोग अपने कल्चर की तरफ लौटे और लोगों में एक नया उत्साह, नया एक जोश जागृत हुआ। ये मराठाओं की हम पढ़ रहे हैं कि मराठा कौन थे, लेकिन इससे भी पहले अगर हम जाएं, आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन जो महाराज शिवाजी महाराज थे उनके अगर एंसेस्ट्री देखें हम, आपने एक मेवाड़ डायनेस्टीज़ पढ़ी होगी जिसमें गोहिल डायनेस्टी और एक जौहर, काफ़ी जौहर से जुड़ा हुआ काफ़ी फेमस नाम आता है महारानी पद्मिनी का, जो मेवाड़ की महारानी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था चित्तौड़गढ़ पे, तो रावल रतन सिंह थे उस समय उनके पति, वहाँ के राजा। उन्होंने केसरिया किया, मतलब युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। और महारानी जो पद्मिनी थी उन्होंने लगभग 16,000 रानियों के साथ में जौहर किया, अपने एक पवित्र अग्नि में अपने इज्जत, अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय फिर अलाउद्दीन खिलजी का वहाँ पर कंट्रोल हो जाता है चित्तौड़ में। 1303 की बात कर रहे हैं हम बच्चों, 14वीं सेंचुरी स्टार्टिंग में। तो उसके बाद में फिर 1326 में हमीर आते हैं सिसोड़ा विलेज से, जो कि जागीरदार थे वहाँ के, अजय सिंह के भतीजे थे हमीर। तो हमीर को उन्होंने, फिर हमीर रीगेन करता है वापस मेवाड़ की गद्दी, और वही वापस सिसोदिया वंश वहाँ से कंटिन्यू चलता है। सिसोदिया वंश वहाँ से कंटिन्यू चलता है चित्तौड़ में या मेवाड़ में, हमारे राजस्थान में। अजय सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनके अंकल, किसके? हमीर के अंकल, राणा हमीर के अंकल थे अजय सिंह। अजय सिंह के बेटे थे सज्जन सिंह। वो सज्जन सिंह ही मूव टुवर्ड्स साउथ इंडिया, और उन्होंने फिर वहाँ पर उनकी जो आगे जो डायनेस्टी चलती है, उनके जो वंशावली चलती है, उसमें फिर महाराज शिवाजी होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो मराठा हैं, उनका लिंक किससे एस्टेब्लिश आप कर सकते हैं? मेवाड़ की राजगद्दी से, या मेवाड़ का जो राज परिवार है उनसे, सिसोदिया वंश से आप उसको जोड़ सकते हैं, राइट। ये थे मराठा। अब हम इसमें आगे चलते हैं। मराठाओं के बारे में हमने ब्रीफ देखा कि मराठा कौन थे। तो मराठा राज्य की स्थापना कैसे हुई, या फिर शिवाजी का कैसे उदय हुआ? एक नाम ऐसा निकल के आता है जिन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी, और पूरे लास्ट में आते आते तो पूरा उन्होंने कंट्रोल ही कर लिया था पूरे उसमें। तो शिवाजी महाराज का जन्म हम देखते हैं इसमें। उनके पिताजी जो थे वो पुणे के जागीरदार थे। पुणे में डेक्कन सल्तनत हमने देखा है, जिसमें अलग अलग वो साउथ में बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बरार, और ये सारे ये डेक्कन सल्तनत में आती थी। तो डेक्कन सल्तनत में भोंसले परिवार में शाहजी और जीजाबाई, वो एक जागीरदार थे शाहजी भोंसले,
डेक्कन सल्तनत में। तो उसमें उनके वहाँ पर जो शिवाजी का जन्म होता है। और चूँकि शाहजी साहब जो थे वो डेक्कन सल्तनत की सेवा में थे, तो कंटिन्यू लगभग वो बाहर ही रहते थे। कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं कोई विद्रोह हो रहा है, कहीं कोई और कुछ। जागीरदार थे। जागीरदार कौन होते थे? ये जागीर क्या होती है आपको पता? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस। जागीर होता था बच्चों लैंड द पार्ट ऑफ लैंड या टेरिटरी, जो कि राजा की तरफ से किसी नोबेल को, किसी फ्यूडल को वो डोनेट कर दी जाती थी या फिर हैंड ओवर कर दी जाती थी उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट। अगर किसी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस कोई राजा के प्रति देता था, जैसे वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गया कोई परिवार में, उसमें युद्ध लड़ते हुए, तो उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हुए टैक्स राइट्स के साथ में जागीर उनको एक लैंड सौंप दी जाती थी, कुछ गाँव का समूह दे दिया जाता था, जिससे वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और उस लैंड पर उनका डोमिनेंस रहता था, उनका कंट्रोल रहता था। तो ऐसे जागीरदार थे एक शाहजी भोंसले। उनके अगर शिवाजी का जन्म होता है तो शिवाजी की परवरिश जो होती है वो शिवाजी की का जो ब्रॉट एंड उनका जो ब्रॉटअप होता है वो मेनली उनकी मदर जीजाबाई के आदर्शों से, जीजाबाई के गाइडेंस में होता है। तो जीजाबाई ने उनको बहुत ही कल्चरल उनको एजुकेशन दी अपने, और जो वैल्यू होता है एक बच्चों, मदर जो होती है ना वो पहली टीचर होती है आपकी। तो उन्होंने वैल्यूज़ उनको प्रोवाइड की, वैल्यू समझाई, अपने धर्म के प्रति शिक्षा दी, तो युद्ध की शिक्षा दी, एक कंप्लीट उनको वर्सेटाइल, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका अपने बेटे का उनकी माताजी जीजाबाई ने किया। जागीर हमने देखा कि जागीरदार थे। उसके बाद में फिर जब वो सिर्फ 16 साल के थे, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जैसे उन्होंने देखा कि जागीरदारी है हमारी, तो फिर क्यों ना हम अपना राज्य स्थापित करें, हम इन मुग़लों से या बाहर से आए हुए आतंकी आतताई या फिर जो प्लंडर्स हैं, लुटेरे हैं, इनकी सेवा क्यों करें। तो उनका इतिहास और हमारा इतिहास और इन सब चीज़ों को देखते हुए, हमारी संस्कृति को देखते हुए उनको मन में ये आया कि हम अपने राज्य की स्थापना करते हैं, स्वराज, जिसको उन्होंने नाम दिया, क्या दिया? स्वराज। अच्छा, हम थोड़ा सा लिखते भी जाते हैं इसमें थोड़ा, ताकि आप नोटबुक लेके बैठें तो आपको थोड़ा उसमें लर्न करने में चीज़ों को ईजी रहेगा। शिवाजी की अगर हम बात करें तो शिवाजी का बर्थ ईयर कौन सा बच्चों? 1630 AD। ठीक है। फादर का नाम शाहजी और भोंसले, ये आप लिख सकते हैं, और मदर का नाम जीजाबाई, राइट। तो 16 ईयर्स में उन्होंने स्वराज की संकल्पना की। स्वराज, स्व प्लस राज्य, स्व मतलब सेल्फ, राज्य मतलब स्टेट, अपना खुद का राज्य स्थापित करने की उन्होंने सोची। जब 16 साल के थे तब उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की, तब उन्होंने वही पुणे के आसपास उनका डोमिनेंस बढ़ाया, अपना प्रभाव बढ़ाया। और इस विजन की वजह से, ठीक है, एक सिंधुदुर्ग फोर्ट का फोटो दिया है आपके इसमें, जो कि ये महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे है, जहाँ कई सारे उन्होंने जहाँ से नेवल एक्सपीडिशंस किए थे। शिवाजी का राज्य जो था वो काफ़ी जल्दी पूरा वेस्ट कोस्ट से लेके पूरे साउथ उसमें सेंट्रल रीजन में फैलता चला गया। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नेवी की स्थापना की जाए या फिर नेवी रखी जाए। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बच्चों। शिवाजी के रूल में शिवाजी ने जब पूरा वेस्ट कोस्ट जो था, कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट कैसे करें। अच्छा, उस समय पोर्तुगीज़, डच और ब्रिटिश ये सब आना शुरू हो गए थे। ब्रिटिश आना शुरू हो गए थे, पोर्तुगीज़ तो बहुत पहले आ गए थे, 1498 में आ गए थे। तो ये इनको उनका अपना डोमिनेंस था उसमें, समुद्र में, उसको भी हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक पूरा एक वसूली का तंत्र सिस्टम डेवलप कर रखा था कि ट्रेड करना है अगर सी रूट से, तो उनको एक काटाज करके सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर रखा था, जिसमें आपको टैक्स देना पड़ता था। अगर जो ट्रेडर्स अगर वो टैक्स नहीं देते थे या उनसे परमिशन नहीं लेते थे तो पोर्तुगीज़ से, तो वो उससे उनको सीज़ कर लेते थे। तो ये बड़ा एक उनका एक समुद्र में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रखी थी फॉरेनर्स ने। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि एक हम नेवी की स्थापना करते हैं, और उन्होंने फिर उस नेवी
नेवी बनाई उन्होंने एक, और वो काफ़ी उस समय उस नेवल फोर्स जो थी उनकी, उन्होंने, ये काफ़ी एक बड़ी बात थी क्योंकि इवन जो मुग़ल थे, इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर था, दिल्ली सल्तनत 1206 से चला रहा था, तब भी उनके पास कोई ऐसी नेवी नहीं थी, नेवल फोर्स नहीं थी। तो ये काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट था शिवाजी के साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने में या फिर उसको बढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी उन्होंने दूसरी एडॉप्ट की, गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर हमने देखा है, गोरिल्ला वारफेयर क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में टेरिटोरियल जो एडवर्सिटीज़ होती है उनका एडवांटेज लेके, जोग्राफिकल एरिया जैसे पहाड़ी है, हिली रीजन है, कहीं जंगल है, तो उसमें वो क्या करते थे, वहाँ से निकल के आते थे और टारगेटेड अटैक करते थे और अपना काम किया। जो पर्पज़ उन्होंने सेट किया था कि लूटना है या इस टुकड़ी को मारना है, और हैवी लॉस सामने वाली पार्टी पे, सामने वाली आर्मी पे इन्फ्लिक्ट करके खुद वापस वहाँ से पहाड़ों में चले जाते थे। ये गोरिल्ला वारफेयर इसको बोलते हैं। तो ऐसे जब ये तब करना पड़ता है लोगों को, जब छोटी संख्या में स्ट्रेंथ होती है, बहुत सामने वाला अपोनेंट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर गोरिल्ला वारफेयर स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई, और ऐसे कई मल्टीपल स्ट्रेटेजीज उन्होंने अपनाई, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी रैपिडली अपने साम्राज्य का, स्वराज का एक्सपांशन किया। अब जब ये उन्होंने देखा कि ये ऐसे ये अपना राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर जो दिल्ली में जो एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर, उनको ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल रही, और उन्होंने एक शख्स को भेजा, अफ़ज़ल खान को उन्होंने भेजा। ठीक है, तो अफ़ज़ल खान जो था वो उनसे बेसिकली बीजापुर सल्तनत से आया। ठीक है, और बीजापुर सल्तनत वालों ने अफ़ज़ल खान को भेजा, तो अफ़ज़ल खान को उन्होंने प्रतापगढ़ फोर्ट में बुलाया, और प्रतापगढ़ फोर्ट में बुला के शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। वो एक हथियार एक शस्त्र यूज़ करते थे उस समय, जिसको वाघ नख बोलते, जो यहाँ पर पहन के, तो वो उसका पिक्चर भी आप बाद में इसमें देखेंगे, फ़ोटो में इसमें। तो वो ऐसे काफ़ी सारे भाले, तलवार और ये हथियार यूज़ करते थे। तो उससे उन्होंने अफ़ज़ल खान की हत्या कर दी। ठीक है, अफ़ज़ल खान मिलने आया था, गोरिल्ला वारफेयर। इसके बाद में जब अफ़ज़ल खान मर गया, तो हम मुग़ल की बात कर रहे थे, तो मुग़ल नोबलमैन शाइस्ता खान ने 3 साल तक अटैक किया इन पर। 3 साल तक वो उनके बीच में वही लुका छिपी चलती रही, कभी वो भारी कभी वो भारी ऐसे। लेकिन लास्ट में फिर क्या किया, शिवाजी महाराज ने एक सेलेक्टिव स्ट्राइक के तहत एक रात में जाके पूरा उसके कैंप पे अटैक किया और फिर उसको भागने को मजबूर कर दिया। तो ये इस तरह से था जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, एक इसमें वर्ड आता। सर्जिकल स्ट्राइक आपने अभी पढ़ा हो, अभी कुछ टाइम से चर्चा में रहा होगा, कुछ सालों से, जिसमें हमने इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, आप समझ जाना उससे। वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग गए, हमारे ट्रुप्स गए, हमारे जो बहादुर सैनिक, और वहाँ जाकर जो टारगेटेड कैंप्स थे उनके टेररिस्ट के, उसको डिस्ट्रॉय करके वापस सकुशल आ गए। तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड। जैसे शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने उनके ग्रुप ने शाइस्ता खान के टेरिटरी में जाके, मतलब उसके कैंप में जाके उस पर अटैक किया, और वो लिटरली मुश्किल से बच पाया। और ये इसलिए इसको सर्जिकल स्ट्राइक से कंपैरिजन करके आपके इसमें बुक में दिया है। अब जब मुग़ल ने अटैक कर दिया, मुग़ल्स ने शाइस्ता खान के थ्रू, तो फिर शिवाजी ने भी उसका बदला लेने की सोची। तो इस रिटेलरी एक्शन में उन्होंने क्या किया, सूरत करके एक जगह है गुजरात में, जो काफ़ी बड़ी सिटी है और पोर्ट सिटी थी, उस समय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सूरत था ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिटिशर्स ने भी और फ्रेंच ने भी, सब ने अपने पोर्ट वहाँ पे अपने एस्टेब्लिश किए थे अपने कैंप। तो वहाँ सूरत को उन्होंने सीज़ कर लिया, सूरत पे अटैक करके सूरत पे उन्होंने कब्जा कर लिया, और वहाँ से काफ़ी हैवी काफ़ी क्वांटिटी में उनसे वहाँ से काफ़ी करोड़ों का, मतलब काफ़ी बड़ी वहाँ से उन्होंने पैसे की वसूली की, काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको वहाँ से मुद्राएं मिली। तो आज उस समय लगभग 1 करोड़ उनको वहाँ से करेंसी प्राप्त हुई, बहुत बड़ा खजाना वहाँ से मिला, जिससे वो आगे जाके उसको अपनी आर्मी को मेंटेन करने में या फिर और अपने एक्सपेंशन में उनको मदद मिली, अपने राज्य का भला करने में, वेलफेयर में। तो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वहाँ लंदन में जो गज़ेट में पब्लिश होता था, लंदन गज़ेट, उसमें ये चीज़ आई। और उन्होंने फिर बाद में
दोबारा भी अटैक किया उसको, और फिर बाद में इस चीज़ को उन्होंने, सूरत को उन्होंने, शिवाजी महाराज ने इस तरह से ये यूज़ किया कि जो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स, वहाँ पे जो गवर्नर थे, उनको, ऑफिसर्स थे, उनको भी, ट्रेडर्स थे, उनको भी लेटर लिखे कि तुम मुझे टैक्स दो, नहीं तो फिर मैं दोबारा अटैक करूँगा वहाँ पर, दोबारा तुमसे ये तुमको लूट के ले जाऊँगा। तो ये इतनी हाईलाइट हुई थी ये चीज़ कि वहाँ लंदन गैजेट तक में ये पब्लिश हुई, और शिवाजी जो है वो लंदन तक फेमस हो गए। तो इस तरह से ये, अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ तक तो ये उनका, शिवाजी का ये चल ही रहा था लेकिन अब ये जब उन्होंने पूरा सूरत को जब अटैक किया, लेकिन एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा कि उन्होंने कोई भी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर थे, चाहे मंदिर थे, चाहे और कुछ थे, उनको कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया, या फिर कॉमन पीपल पे कभी कोई आंच नहीं आए, ऐसा उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, मतलब जो काम वो गए थे बस उसी काम को किया, और बाकी कहीं अपनी नॉर्मल पीपल को या कहीं किसी को हानि नहीं पहुंचाई उन्होंने। तो इससे वापस रिटेलिएशन में फिर मुग़ल एम्पायर जो था उनको, फिर उसको वापस, उनकी औरंगजेब था उस समय, तो औरंगजेब दिल्ली में बैठता था, और औरंगजेब के टाइम पे लगभग काफ़ी बड़े रीजन में इंडिया का जो मुग़ल एम्पायर था वो फैल चुका था। और औरंगजेब के अकबर के समय से ही इन मुग़लों के जो राजस्थान के जो राजपूत रूलर्स थे, चाहे आमेर के हो गए, चाहे इधर मंडोर जोधपुर के हो गए, जैसलमेर के हो गए, इन राजाओं के साथ में मैरिटल रिलेशंस थे, उनसे रिश्तेदारियां उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी, और उससे उनके फ्रेंडली रिलेशन उन्होंने बना रखे थे। तो औरंगजेब के साथ में जयपुर के राजा जय सिंह को उन्होंने गवर्नर बना के साउथ में भेजा शिवाजी के पास, शिवाजी से, तो शिवाजी के साथ में युद्ध करने भेजा। तो शिवाजी उस फौज के आगे, फिर उनको शिवाजी को मजबूर होकर एक संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करनी पड़ी, जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर बोलते हैं, पुरंदर की ट्रीटी, राइट, अराउंड 1665, हाँ परहैप्स। तो उस समय उनको ये संधि की, जिसमें उन्होंने अराउंड उस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में, अगर ये आ जाता है आपके कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में हुई थी, तो किस किस के बीच में हुई थी, शिवाजी महाराज और जय सिंह। जय सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये आमेर किंग थे जयपुर के, ये थे औरंगजेब की तरफ से, राइट। और इसमें एक कंडीशन रखी थी शिवाजी महाराज के सामने कि उनके पास अराउंड 35 फोर्ट्स थे, उसमें से 23 फोर्ट्स जो है वो उनको हैंड ओवर करने पड़े। देखो शिवाजी की ये स्ट्रेटेजी थी, किले जो थे मैक्सिमम किले, उन्होंने किलों पे कंट्रोल करना शुरू किया, और किलों के माध्यम से फिर उन्होंने अपना डोमिनेंस स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। तो इसमें से ये एक दूसरी कंडीशन ये थी कि आपको औरंगजेब के सामने हाजिर होना पड़ेगा, यू नीड टू प्रेजेंट इन बिफोर औरंगजेब के कोर्ट में। तो उन्होंने फिर एक बार तो वो और भी कंडीशंस थी इसमें, टैक्स को लेके 2 टैक्स वसूलते थे मराठा बेसिकली उस समय। तो एक तो चौथ वसूली हम देखेंगे आगे, और एक सरदेश मुखी, ये 2 टैक्स थे मराठा जो वसूलते थे, ये नाम भी आप याद रखना। लेकिन फिर शिवाजी ने देखा कि ये तो वहाँ पे हमारी इंसल्ट है, औरंगजेब के सामने जिनको मैंने हराया है पूरे कंटिन्यू, उनके सामने मैं कैसे खड़ा हूँ। और जब उनको थोड़ी कॉन्स्पिरेसी की स्मेल आई तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो बाहर निकल गए। तो फिर क्या किया, औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया, मतलब वहीं नज़रबंद कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। शिवाजी के साथ में उनके संभाजी भी थे, उनके बेटे। तो फिर उन्होंने क्या एक स्ट्रेटेजी चली कि यहाँ से कैसे निकलें हम, यहाँ से कोई स्ट्रेटेजी उन्होंने क्या अपनाई कि यहाँ से निकले। तो उन्होंने क्या किया, हाउस अरेस्ट थे, मतलब ऐसे वीडियो में नहीं जकड़े थे कि किसी हवेली में कैद कर ले कि हवेली के अंदर ही रहोगे। तो उन्होंने क्या किया, गिफ्ट्स देना शुरू किया। गिफ्ट्स में जनरली वो क्या देते थे, बड़ी बड़ी टोकरियों में फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें भर के वो उनके जो नोबलमैन थे या फिर और जो रिलीजियस लीडर्स थे, लोग थे, इमाम वगैरह, उन सबको उन्होंने कोर्ट में, औरंगजेब के कोर्ट में, आगरा की बात कर रहे हैं हम, उनको वो देना शुरू किया।
तो ऐसे शुरू में तो क्या सबकी चेकिंग होती थी बराबर अच्छे से, वो टोकरी में क्या है, उनके जो भी गार्ड्स थे वो सब चेक करते थे। बट लेटर टाइम में उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के फिर बाद में क्या हुआ कि चलो ठीक है यार, ये तो क्या है, गिफ्ट्स है इसमें, वो बोल देते थे कि ये गिफ्ट्स है, इसमें क्या चेक करोगे। तो ऐसे गार्ड्स ने भी सोचा कि ठीक है, गिफ्ट से जा रहे हैं, जाने दो, हमारे नवाब हमारे लोगों के लिए है, इस तरह से करके। तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन टोकरियों में छुप के वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद में कभी फिर औरंगजेब शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं पाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हम देख रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में। अब शिवाजी अब यहाँ से छूटने के बाद में जाके फिर 1674 में उनका वापस पूरा वैदिक रीति रिवाज से, चूँकि शिवाजी जो थे वो डिवोट हिंदू थे, अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से मानते थे, फॉलो करते थे, तो उन्होंने वैदिक कल्चर से, वैदिक रीति रिवाजों से अपना वापस कोरोनेशन करवाया, अपना राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद में फिर उन्होंने साउथ की तरफ अपना अभियान शुरू किया और दक्षिण दिग्विजय। दिग्विजय मतलब क्या होता है, पूरे जैसे एक वर्ड विक्ट्री के लिए जैसे हम यूज़ करते, तो दक्षिण मतलब साउथ में, तो साउथ में कैंपेनिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया और वहाँ पर उनको काफ़ी सक्सेस मिली और काफ़ी इससे वो काफ़ी ग्रेट, उनको काफ़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली वहाँ पे जब साउथ में उन्होंने अपना, क्योंकि साउथ वाला रीजन जो था जनरली वो नॉर्थ में थे मुगल्स, तो दिल्ली में, तो वहाँ से साउथ में इतना कंट्रोल कर नहीं पाते थे वो, तो वहीं वो उलझ के रह गए और फिर साउथ में शिवाजी महाराज ने वो अपना डोमिनेंस बढ़ा लिया। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और थी, ये देखो शिवाजी का रूल अगर हम देखें तो शिवाजी का रूल ये पूरे इस रीजन में दे रखा, पुणे से लेके, हम यहाँ पुणे है, पुणे से शुरू किया, पूरा नॉर्थ वर्ड भी गए, पूरा ये पूरा रीजन, पूरा वेस्ट वर्ड, देखो कितना कोस्टल बॉर्डर उन्होंने कवर कर रखा था, जिसमें गोवा से लेके पूरा मुंबई तक और उससे ऊपर पूरा महाराष्ट्र, और फिर ये रीजन जो आता है वेल्लोर, ये वाला तंजौर, ये वाला रीजन इनके सौतेले भाई हैं एको जी, उनको हम बाद में देखेंगे, उनके बारे में बाद में आता है। तो वो उन्होंने वहाँ कंट्रोल उन्होंने अपना स्थापित किया था, वो साउथ में चले गए थे। ये रीजन, ये कोपल और ये सारा रीजन शिवाजी का राज्य है। अब एक अपनी जब नेवी उन्होंने बनाई तो उन्होंने एक डच जो थे ना, पोर्तुगीज़ के बाद में डच आए थे, तो डच क्या करते थे, ह्यूमन स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे। वो क्या करते थे, इंडियंस को उधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी उधर पकड़ के उनको इंडिया के या फिर एशिया से जहाँ पकड़ के उनको स्लेव बना के वो वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में बेचते थे वहाँ पे। तो ये एक बड़ी बुरी चीज़ थी इंडियंस के लिए, तो इसको शिवाजी ने चैलेंज किया और शिवाजी ने उसको रोका। ये भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से शिवाजी बिल्कुल पूरा एक स्ट्रेटजी, एक बहुत ही विजनरी, और एक उन्होंने पूरा साम्राज्य जीरो से लेके अपना खड़ा किया। लेकिन एक उस समय मेडिकल फैसिलिटी तो इतनी थी नहीं, तो एक बुखार की वजह से उनका 50 इयर्स की एज में शिवाजी महाराज जो है वो छोड़ के उनको जाना पड़ा, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो वो एक उनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें हम उनकी पर्सनालिटी के, तो ये काफ़ी एक विजनरी स्ट्रेटेजिस्ट थे, लीडर थे, और एक बहुत ही ब्रेव, जिन्होंने बिल्कुल छोटे से लेवल से शुरू करके इतने बड़े माइटी एम्पायर को उन्होंने हराया। वो डिवोट हिंदू थे, अपने कल्चर को फॉलो करने वाले थे, अपने वैल्यूज़ के पक्के थे, और कभी भी उन्होंने अनइथिकल चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। ठीक है, और इतना इंस्पिरेशनल फिगर था कि आज भी, या हम जो इंडिपेंडेंस हमारे जो मूवमेंट थे उसमें भी शिवाजी महाराज से बहुत इंस्पिरेशन मिली थी लोगों को। बुंदेलखंड का एक इसमें छत्रसाल था, बुंदेलखंड रीजन में उन्होंने शिवाजी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर दी कि जब शिवाजी कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए ऐसा करके। भूषण करके एक बहुत ही महान कवि हुए हैं, वो भूषण कवि स्पेशली मिलने गए, उनसे कविता लिखी, उन पर काफ़ी, वो मिल जाएगी आपको, आप सर्च करना। तो ये इस तरह की चीज़ें शिवाजी के बारे में हम पढ़ते हैं। पूरा स्ट्रगल किया उन्होंने, फाइट किया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, और काफ़ी बहादुरी से 50 साल की जो एज उनकी थी वो बहादुरी से काफ़ी उन्होंने व्यतीत की। अब शिवाजी के बाद में मराठाओं का क्या स्टेटस था, ये अगर हम देखें तो शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम। ठीक है, एक तो संभाजी और दूसरे थे राजा राम।
अब देखो, हमने संभाजी एक बार तो उनके साथ में जब औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट किया था, उस समय साथ में थे, लेकिन उसके बाद में फिर उसने अटैक किया था औरंगजेब ने, जब वो आ गए थे भाग के उसके बाद में। और संभाजी को उन्होंने, जब उन्होंने आसपास की जो दिल्ली सल्तनत, जो डेक्कन सल्तनत थी, उन पर भी कंट्रोल किया, और फिर उन्होंने उसको, संभाजी को भी अरेस्ट करके उनको उसने काफ़ी टॉर्चर किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो अब संभाजी के बाद में फिर जो उनके जो भाई थे राजा राम, उन्होंने, राजा राम ने वहाँ का जो छत्रपति का जो पद था, छत्रपति शिवाजी, ये मराठा जो थे ना, वो छत्रपति अपने लिए एक टाइटल यूज़ करते थे। हमने पहले भी पढ़ा था गजपति, अशोकपति, तो ये छत्रपति यूज़ करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसके बाद में फिर राजा राम ने, जो राजा थे उसके लिए यूज़ होता था बेसिकली टाइटल। राजा राम जो थे उनके शिवाजी के बेटे, उन्होंने फिर छत्रपति का पद लिया, और वो फिर साउथ की तरफ जो हमने देखा अभी किंगी, उस रीजन में वो चले गए थे, ठीक है, तमिलनाडु में। और इस तरह से वो वहीं पे पूरा जो मुग़ल और मराठा जो स्ट्रगल था वो साउथ में ही रेस्ट्रिक्ट हुआ। और इनकी फिर इसके बाद में जब इनकी जो पत्नी थी रानी ताराबाई, उन्होंने काफ़ी अच्छे से, जब राजा राम नहीं थे, तो फिर ताराबाई ने बहुत अच्छे से पूरा मराठा का जो राज्य है वो संभाला उसको, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे मराठाओं ने। फिर मराठाओं ने देखा कि जैसे सेंट्रलाइज्ड स्टेट था पूरा, मेन जो पूरा उनका जो पावर था वो एक किंग या राजा छत्रपति के अराउंड था, तो उससे उन्होंने और उसको और ज़्यादा उन्होंने एक्सपांड करते हुए डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की तरफ वो गए। जो नोबल्स थे उनको भी पावर दिया उसमें उन्होंने, और फिर धीरे धीरे जाके जो पेशवा करके होते हैं, पेशवा होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो वो पोस्ट जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी बेसिकली, लेकिन वो छत्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए पेशवा। फिर बाद में लेटर मुगल के बाद में फिर आप पेशवाओं में जैसे बाजीराव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, इस तरह से आप आगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे मराठाओं की, तो आगे फिर पेशवा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट या पावरफुल पोस्ट हो जाती है, और वो पेशवाओं का ही फिर आगे डोमिनेंस रहता है, छत्रपति का डोमिनेंस कम हो जाता है। ये हुआ बाजीराव, नाना साहेब, ये नाम आप पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने मिलकर छत्रपति के गाइडेंस में, इन्होंने रीजनल चीफ जो थे उन्होंने काफ़ी डोमिनेंस पूरा ऑल ओवर इंडिया में, साउथ में, और अफगानिस्तान से लेके उधर बंगाल, इधर साउथ में पूरा तंजावुर, पूरे रीजन में उन्होंने अपना डोमिनेंस उन्होंने अपना बना लिया था। और उसके बाद में, लेकिन अब महाराज शिवाजी तक तो उन्होंने काफ़ी वैल्यूज़ और अपनी कल्चरल रूट्स और उनको सबको पकड़ के रखा, कहीं कॉमन पीपल को परेशान नहीं करना, ये सब चीज़ें। लेकिन बाद में जाके उनका डाउनग्रेड शुरू हुआ। बाद में जब 10 साल का रूल हम देखते हैं, 10 साल के लिए उधर बंगाल में जब उन्होंने अटैक किया था, तो उसमें काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ भी आ गई थी, प्लंडर करने लगे थे वो मराठा लास्ट में, तो लूट और इंटरफेयर करना स्टेट्स में, वो सब चीज़ें शुरू कर दी थी, जिनकी वजह से भी उनकी लास्ट में थोड़ा सा उनका जो एक प्रेस्टीज थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई, ठीक है। उन्होंने लाहौर से लेके अटक तक है ना, और पेशावर से, फिर वहाँ से वो पूरा रीजन उनके कंट्रोल में था। और लेकिन बाद में आगे जाके मराठाओं ने क्या किया, दिल्ली पर भी अपना कब्जा कर लिया था। और फिर एक बैटल जो था, जो मराठा की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा सेटबैक था, हमने पानीपत के बैटल पढ़े, पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 में, किसके बीच में, बाबर और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, सॉरी इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। तो वहाँ से लेके फिर सेकंड बैटल भी हुआ था अकबर हेमू के बीच में। थर्ड बैटल जो हुआ था वो 1761 में, पानीपत का थर्ड बैटल। ये एक इवेंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है मराठाओं की हिस्ट्री में। तो ये 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। चूँकि देखो उन्होंने अटैक तो दिल्ली पे किया था, बट उन्होंने, मराठाओं ने इतना अपना डोमिनेंस उस समय बना लिया था कि वो उससे टैक्स वसूलते थे और प्रोटेक्शन देते थे। अब हमने देखा कि दो तरह के हमने टैक्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, एक तो चौथ और एक सरदेशमुखी, राइट। चौथ अगर देखें हम तो ये 25% चौथ, और दूसरा सरदेशमुखी, एडिशनल 10%।
ये मसूला जाता था बच्चों जो जो उनके डोमिनेंस में नहीं थे, जो उनके अंडर सब्जुगेशन में नहीं थे, उन स्टेट से, और बदले में क्या करते थे मराठा, उनको प्रोटेक्शन देते थे किसी फॉरेन इन्वेजन से या फिर उनकी बाउंड्री, और उनको उनके इंटरनल मैटर्स में वो कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। तो इस चीज़ को मुगलों ने भी एक्सेप्टेंस दे रखा, चलो ठीक है, मुगलों ने भी बोला कि तुम करो हमारी प्रोटेक्शन, हम तुमको 50 लाख जो है वो टैक्स दे देंगे, ऐसा करके। तो अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था दिल्ली पर, और पानीपत में वो फिर मराठाओं की सदाशिव भाऊ थे, हाँ, उनके सेनापति, तो वो उनसे लड़ने आए, लेकिन वो वहाँ पानीपत में चूँकि वो हार गए थे मराठा। ये जो डिफीट थी, काफ़ी बड़ा सेटबैक था मराठाओं के लिए। और उसके बाद में हालांकि उन्होंने वापस काफ़ी स्पीडली रिकवर किया इन चीज़ों से, इस लॉस से, ठीक है। और फिर उसके बाद में महाजी शिंदे थे, जो महाजी शिंदे के अंडर वापस इसके बाद में उन्होंने काफ़ी जल्दी वापस अपना डोमिनेंस वापस बनाया। और उसके बाद में, लेकिन अब तक तो मराठाओं का जो मेन जो कंपटीशन था वो मुग़लों से था, राइट, मुग़ल से। तो लेकिन अब ब्रिटिशर्स आ चुके थे, तो ब्रिटिशर्स, मुग़लों के बाद में ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मराठा थे। तो मराठाओं से भी उनके 1775 के बाद से लेके 1818 तक, 1775 से ड्यूरेशन से लेके 1818 तक। अच्छा, इसमें फिर ये पेशवाओं में आपस में डिस्प्यूट होने लग गए थे। पेशवा भी अलग अलग रीजन में, जैसे भोंसले, सिंधिया, होलकर, ये इस तरह से अलग अलग क्लेन में वो बढ़ गए थे, और आपस में डिस्प्यूट्स होने लग गए थे, इनके सक्सेशन को लेकर डिस्प्यूट होने लग गए थे, नारायण राव, और इस तरह से आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो फिर उसका फ़ायदा उठा के ब्रिटिशर्स के बीच में, इनके बीच में 3 वॉर होते हैं। 1818 में फाइनल थर्ड एंग्लो मराठा वार में मराठाओं का पावर जो था वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था, उखाड़ के फेंका था। और पेशवाओं को जो पेंशन दे रखे थे, फिर बाद में जाके पेंशन भी उन्होंने बंद कर दी थी। तो इस तरह से आगे के मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आगे के डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं। ये देखो मराठा एम्पायर की बात करें तो हम कहाँ से लेके, ये अटक, पेशावर से लेके लाहौर होते हुए दिल्ली, और इधर पूरा कटक, अटक से लेके कटक तक, ये आप सुनते हैं, एक मूवी में भी डायलॉग था। तो ये पेशवा का डायलॉग था कि अगर ऐसे ही रहा तो अटक से लेके कटक तक हमारा राज झंडा, केसरिया झंडा फहराएगा। तो ये अटक से लेके कटक तक, एम्पायर तक, पूरे पैन इंडिया में मराठाओं का, आप ये देख सकते हैं, नागपुर से लेके इधर पुणे, सतारा, कोल्हापुर, इधर तंजावुर तक क्या बचा, फिर वो थोड़ा सा पार्ट बचा था ईस्टर्न पार्ट, और ये थोड़ा सा सदर्न पार्ट, बाकी पूरे में रीजन में मराठाओं ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? शिवाजी महाराज से। तो ये शिवाजी का प्रभुत्व देख सकते हैं आप, या फिर जो काम उन्होंने शुरू किया था वो यहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मराठाओं के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जिसमें हम अलग अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि क्या फीचर्स थे, क्या स्पेशलिटी थी, जिसमें सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब अलग अलग, रेवेन्यू या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मैरीटाइम उनका क्या स्ट्रेटेजी थी, ट्रेड कैसा था, ये चीज़ें देखते हैं। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था शिवाजी के टाइम पर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, जो हेरिडिटी पोस्ट थी जागीरदारों को और उनको जो दे रखी थी उसको एबॉलिश किया, और उन्होंने एक नॉर्मल सैलरी देना, अपने जो ऑफिसर्स थे उनको सैलरी देना शुरू किया, एक नॉर्मल सैलरी पे, और ट्रांसफ़र करना शुरू किया। शिवाजी का जो रूल था बेसिकली बच्चों प्रिंसिपल्स पे चलता था, मतलब उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ में, किसी के साथ अत्याचार नहीं हो, एट्रोसिटी नहीं हो, इन चीज़ों का ध्यान रखा, करप्शन नहीं हो। इसके लिए क्या किया, करप्शन आज भी बड़ी समस्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की। उस समय उन्होंने ऑफिसर जो थे उनका ट्रांसफ़र करना शुरू किया थोड़े थोड़े टाइम में। तो इस तरह से उनका, और जो विडोज़ थी, जो भी जैसे कि कोई सैनिक युद्ध में लड़ते हुए मर गया या और कोई राज्य की सेवा करते हुए, तो उनकी विधवाओं को पेंशन देते थे वो। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा उन्होंने एक जनरस किंग के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और जो राज्य प्रशासन था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस तरह से उन्होंने सेट किया। उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन थे उनके कि किसी के साथ कोई मिसट्रीट नहीं हो, किसी जनता में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, ठीक है। मतलब कहीं थोड़ा सा भी हो कि कोई चीज़ किसी के साथ, वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल था उनका। इसके साथ में बच्चों एक इम्पोर्टेंट पिक्चर इसमें आती है आपके इसमें, जिसमें अष्ट प्रधान एक टर्म आप देखेंगे शिवाजी के राज्य में। 8 इम्पोर्टेंट
पोस्ट थी अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग रीजन मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग, जैसे जस्टिस कोई और देखता था, रेवेन्यू कोई और देखता था, फॉरेन अफेयर्स कोई और देखता था, तो अलग अलग टर्म यूज होती थी, अलग अलग नाम यूज होते, रिलीजियस मैटर कोई और देखता था, हैं। तो समझ रहे, तो उसको अगर हम देखें तो एक सेनापति था। प्राइम मिनिस्टर से शुरू करते हैं, प्रधान, ठीक है। प्रधान कौन था? वो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट सबसे मेन थी एक, वो प्रधान थी। फिर उसके साथ में सेनापति, सेनापति आप जैसा हिंदी में सुनते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है। प्रधान प्राइम मिनिस्टर, देन आता है सुमंत, सुमंत जो था वो फॉरेन अफेयर्स देखते थे। फिर मंत्री, इंटेलिजेंस देखते थे। ये पोस्ट आपको याद करनी है ना, अष्टदिग्गज। एक अमात्य था, वो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस देखते थे, अमात्य पोस्ट थी एक। देन सचिव, लैंड रेवेन्यू देखते थे। ये सारे, इसके साथ में न्यायाधीश और पंडित राव। न्यायाधीश तो आप समझ गए होंगे, न्यायाधीश जो जस्टिस डिपार्टमेंट देखते थे, और पंडित राव रिलीजियस मैटर देखते थे, रिलीजियस मैटर का हेड पंडित राव। ये अष्टप्रधान, उनके अष्टप्रधान मंडल या काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा अच्छे से नाम याद कर लेना। छत्रपति की सॉवरेन, छत्रपति जो था ये सब किसको रिपोर्ट करते थे? सारा, इन सब के ऊपर जो रूल अल्टीमेटली जो था वो किसका था? छत्रपति का था। छत्रपति इन सबको गाइडेंस देते थे। तो अथॉरिटी जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो थी छत्रपति की, उनके अंडर ये 8 मिनिस्टर्स थे, ठीक है। इसके अलावा 2 टैक्स हमने देखा, चौथ और सरदेशमुखी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि एक्सप्लेन द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय मराठा रूलर्स या मराठास। तो 2 थे, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। चौथ मतलब 4, चौथ 1/4, हिंदी में अगर आप देखें तो 1 मतलब 25%, तो 25%। और सरदेशमुखी तो एडिशनल 10% चौथ से भी। कहाँ करते थे वो? ये जो डायरेक्टली उनके अंडर नहीं थे उनसे फिर वो टैक्स वसूलते थे, ठीक है। 2 टैक्स इन्होंने लगाए थे और उन्होंने बदले में प्रोटेक्शन देते थे। वो मुगल्स को भी प्रोटेक्शन दिया था। हमने देखा जब वो पानीपत का बैटल हुआ, उससे पहले वो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो एम्पायर था वो भी उन्हीं के उसमें प्रोटेक्शन में चल रहा था मराठाओं के, वो इतने वो हो गए थे। इसके अलावा एक कॉइन के बारे में अगर पूछे तो कॉइन में बच्चों एक स्पेशल कॉइन का रेफरेंस आता है जिसमें एक तरफ गणपति जी, गणेश जी भगवान के वंदना स्वरूप कुछ शब्द लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ पेशवा के प्रति लॉयल्टी बताई गई है। और उन्होंने पर्शियन से लेकर संस्कृत में उसका शिफ्ट किया, उसके जो उस पर जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उसको। तो ये आप कॉइन देख सकते हैं। देवनागरी और पर्शियन दोनों स्क्रिप्ट उसमें लिखी रहती थी, जिसमें एक तरफ गणपति जी की वंदना है, दूसरी तरफ पेशवा की लॉयल्टी के बारे में लिखा हुआ है। ये तो हो गया हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों, मिलिट्री मतलब क्या? आर्मी। तो 3 तरह के उनकी फोर्स में लोग होते थे, 3 तरह के जवान, 3 तरह के फौज होते थे। कौन सा? इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। नेवी का हमने बोला, जब देखा शिवाजी महाराज ने नेवी की स्थापना कर ली थी। पैदल सवार थे, सैनिक थे और घुड़सवार थे, ठीक है। ये अलग अलग 3। इसके अलावा जो थे, इसमें 2 कैटेगरी और आती है सैनिकों की, जिसमें हथियार और घोड़े, और उसको एक को स्टेट स्पॉन्सर करता था, और एक कैटेगरी में सिपाहियों को, सैनिकों को खुद अपने हॉर्सेज और ये मेंटेन करके रखने पड़ते थे। 2 टर्म आती है इसमें, एक तो बारगिर्स और एक शिलेदार। ये नाम, ये टर्म्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ऐसे याद कर सकते हो शिलेदार को, जो सेल्फ मेंटेन करते थे। शिलेदार से सेल्फ, ठीक है। जिनके हॉर्स और इक्विपमेंट थे वो सोल्जर खुद उनको पे करते थे, सोल्जर खुद देना पड़ता था। शिलेदार से सेल्फ पेड, ऐसे याद कर सकते हो। और बारगिर को जो राजा देता था, स्टेट देता था उसको, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने
और उन्होंने क्या किया, जैसे यूरोपियंस को इन्होंने देखा मराठाओं ने कि यूरोपियंस की आर्मी और देखो कितनी डिसिप्लिन है, और बिल्कुल एक तो उसी तर्ज पे उन्होंने अपनी आर्मी को भी रीएस्टेब्लिश करना शुरू किया, उसको रेगुलर उसमें डिसिप्लिन के साथ में। तो वो जाके पेशवाओं के टाइम पे आ गए, काफ़ी उन्होंने डिसिप्लिन वे में आर्मी अपनी मेंटेन कर ली थी, स्पेशली माजी शिंदे के टाइम पे, जब उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत के बाद में जब वापस अपने आप को, अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व वापस बनाया, तो उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा। उनके मेन आर्म्स क्या थे? स्वॉर्ड्स थे, लैंसेस थे, और इस तरह से ये देख पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें इतने सारे ये हथियार जो थे वो आप देख सकते हैं मराठा यूज़ करते थे। तलवार हो गया, भाले हो गए, खंजर हो गए, वागनक आपने देखा जिससे अफजल खान को महाराज शिवाजी ने मारा था, तो तलवार भी छोटे से बड़े, गन भी यूज़ करते थे, रॉकेट यूज़ करते थे वो, ठीक है। इस तरह से ये उनके हथियार, एक मेटल रॉकेट्स थे और स्वॉर्ड्स थे मेनली, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। फोर्ट्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसमें, जिसमें एक एडिक्ट लिखा गया है जिसमें एक शिवाजी के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर रामचंद्र पंत अमात्य, उनका एक एडिक्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि फोर्ट्स को, हमको फोर्ट जो है उनको हमारे स्टेट का एक कोर, हमारी स्ट्रेटेजी का कोर पॉइंट है। किलों का ही देखो, हमने 35 किले जो थे उनके अंडर थे, जब जो पुरंदर की ट्रीटी हुई तो उसमें 23 उनको हैंड ओवर करने पड़े। तो फोर्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस उस समय उनके एक्सपांशन में था। ये हो गया मैरीटाइम सुप्रीमेसी की हम बात करें तो मैंने बोला कि उन्होंने नेवी, कितने विजनरी थे वो। जब ऑल ओवर इंडिया में कहीं इतनी नेवल फोर्स नहीं थी, माइटी नेवल फोर्स, तब उन्होंने नेवल फोर्स एस्टेब्लिश की। तो उस समय उसका रीज़न था कि एक तो जो फॉरेनर्स जो थे, चाहे पोर्तुगीज़ वगैरह थे, उनको कम्पीट करना, दूसरा जो ट्रेड होता था उसको प्रोटेक्ट करना, और वेस्ट कोस्ट हमने देखा कितना लंबा चौड़ा वेस्ट कोस्ट था, उधर नॉर्थ साउथ गुजरात से लेके पूरा साउथ महाराष्ट्र कर्नाटक तक का रीजन उन्होंने पूरा, उसमें इतना लंबा चौड़ा वेस्ट जब था गोवा तक का, तो कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मैरीटाइम सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की। कार्टाज मैंने बताया था, कार्टाज सिस्टम क्या था, पोर्तुगीज़ ने जारी किया था, क्योंकि पोर्तुगीज़ आते थे उधर से समुद्र के रास्ते से, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र से कोई भी जाएगा तो समुद्र पे हमारा राज है। अब यहाँ का अगर कोई, इंडिया का कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेड करता या कोई भी रूलर, तो उसको उनको टैक्स देना पड़ता, अगर नहीं टैक्स देते तो सीज कर लेते थे। उसको इन्होंने, मराठाओं ने उसका अपोज किया और उसको चैलेंज किया, ठीक है। उनसे ही उन्होंने वो काटा, उसके लिए उनसे वसूल करने लग गए हो। तो कान्होजी आंगड़े एक नाम आता है, जो उनका एक मिलिट्री कमांडर थे, जो मैरीटाइम, जिसकी सुप्रीमेसी काफ़ी फेमस रही है, और उनके अंडर इन्होंने काफ़ी सारे बैटल्स, और उसमें उसकी सहायता से, मेराइन जो फोर्स थी उनकी सहायता से उन्होंने काफ़ी सारे, उन्होंने इसमें अपना डोमिनेंस बनाया। हालांकि टेक्नोलॉजिकली वो इतने एडवांस नहीं थी उनकी शिप्स, बट फिर भी नंबर ऑफ शिप्स काफ़ी थी, काफ़ी माइटी फोर्स उन्होंने बना ली थी अपनी। ये मस्कत से लेके पूरे रीजन में ये, इसमें इनका नेवी जो थी वो घूमती थी, और उससे उनको ट्रेड में भी काफ़ी हेल्प मिलती थी। अब हम देखते हैं जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम बच्चों काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जो ओवरऑल जो चीफ थे वो तो छत्रपति थे, लेकिन एक पंचायत करके ऑर्गेनाइजेशन संस्था, मतलब पंचायत मतलब आज की ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत में होता था जो गांव, उस लोकल एरिया के जो भी डोमिनेंट पीपल थे, जो भी पर्सनालिटीज़ थी, चाहे बुजुर्ग हों, कोई विद्वान हो, स्कॉलर्स हों, कोई सेनापति हों, या और कोई ऐसे, तो उनका ग्रुप होता था एक्सपीरियंस लोगों का, तो वो न्याय करते थे बैठ के कि चलो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ होता था, कहीं यूँ लगे कि किसी को कि थोड़ा सा मेरे साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ है, तो वो जो मराठा चीफ थे वहाँ पे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हो गया था पावर छत्रपति के पास, छत्रपति से उन्होंने पावर डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया था, तो वहाँ के जो मराठा चीफ थे उनके पास वो अप्रोच कर सकते थे कोई सब्जेक्ट। और कहीं सिटी में कोतवाल की नियुक्ति होती थी, अपॉइंटमेंट होता था, तो कोतवाल के पास भी अप्रोच किया जा सकता था। इस तरह से काफ़ी सारे अपेलिंग अथॉरिटीज़ भी थी। यू कैन कंपेयर कि आज के उसमें कि जैसे म्यूनसिपल कोर्ट से डिसीजन आया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी तरह से ये जस्टिस सिस्टम उन्होंने बना रखा था कि अगर किसी लोअर रीजन पे अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो जाए तो वो उसको किसी हायर अथॉरिटी को अपील कर सके, वहाँ से उसको न्याय मिल सकता था। तो काफ़ी अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड जुडिशल सिस्टम उस समय जस्टिस सिस्टम मराठाओं के अंदर था, ठीक है। फिर ट्रेड अगर देखें तो ट्रेड बेसिकली
इंटरनल ट्रेड तो था ही, जिसमें रोड और कई ब्रिज और ये सब उन्होंने बनवाए थे और ट्रेड रूट्स फॉलो करते थे। इवन शेरशाह सूरी के टाइम पे जब वो जीटी रोड बना दिया था उसने, तो उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने उस कई सारे ट्रेड रूट्स फॉलो को वो लैंड रीजन पे कर। लेकिन इसके अलावा मेराइन ट्रेड भी, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी वो काफ़ी करते थे, जिससे उनको काफ़ी रेवेन्यू मिलता था। जैसे इधर ओमान, मस्कत और इधर पूरा साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भी, इधर भी, क्योंकि पूरा कटक तक उनका वो कंट्रोल था, तो दोनों तरफ उसमें वो मेरे टाइम ट्रेड भी करते थे वो, ठीक है। और शिप उनकी नेवी उनकी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसमें उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। जैसे मलक्का, मस्कत, यमन, ये सब आप देख सकते हैं, ये कुछ मलेशिया तक उनका ट्रेड था। और स्पेशली उसमें गोल्ड और टेक्सटाइल, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स आए तब तक भी अराउंड वर्ल्ड जीडीपी में 25% इंडिया का रोल था। मतलब दो कंट्रीज थी, चाइना और इंडिया, जो काफ़ी डोमिनेंस रखते थे उस समय, स्पेशली टेक्सटाइल में और इनमें। तो उस समय वो ट्रेड जो था शिवाजी और उसके बाद में जो मराठाओं का, वो काफ़ी अच्छे से उस मेराइन जो सुप्रीमेसी थी उसकी वजह से उनका बना हुआ था। कल्चरल रिवाइवल की अगर हम बात करें तो हमने शुरू में देखा कि भक्ति मूवमेंट जो था वो बेसिकली था ही शिवाजी के या फिर जो मराठाओं के जो उदय के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो ऑलरेडी हमने उसका रोल देखा कि भक्ति मूवमेंट जो था, मतलब अपनी कल्चरल रूट से जुड़ के शिवाजी का जो झंडा था, ध्वज जो था, वो केसरिया था। केसरिया हिंदुत्व की पहचान है। तो अपने रिलीजन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को उन्होंने कल्चरल रिवाइव किया। उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स जो थे, जो डिस्ट्रक्ट हो चुके थे, वो बनवाए, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने लैंग्वेज, देखो कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती, कल्चर में आता है आपका अटायर, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप किस सेक्ट्स को या फिर किस धर्म को मानते हैं, आपके रिलीजियस बिलीफ क्या हैं, आपकी लिटरेचर क्या है, आपका आर्ट क्या है, आपका आर्किटेक्चर कैसा है, आपका स्क्रिप्चर क्या है, आपके रिचुअल्स क्या हैं, आपके त्यौहार क्या हैं, ये सब चीज़ें मिल के क्या बनाती बच्चों, कल्चर बनाती। तो इन सब में अपलिफ्टमेंट हुआ। अब उन्होंने मराठी और संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया। इवन उन्होंने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे उसमें भी पर्शियन को हटा के संस्कृत और मराठी को प्रमोट किया, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे तो तंजावुर में और उधर भी उन्होंने बहुत काम किया। इनके जो सौतेले ब्रदर थे, भाई थे एको जी, तो एक स्वराज का जब उन्होंने जब सपना देखा तो उसके साथ में स्वराज में वो सारी चीज़ें आ गई। अपने कल्चरल बिलीफ को उन्होंने रिवाइव किया। टेम्पल्स मैंने बोला उन्होंने दोबारा बनवाए जो कि तोड़ दिए गए थे। और उन्होंने शिवाजी ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किए, राज्य व्यवहार कोश ऐसा करके, जिसमें उन्होंने मराठी को काफ़ी प्रमोट किया था। वो एक कट्टर हिंदू थे, मैंने बोला आपको, और लेकिन दूसरों को भी वो बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। सैफरन कलर का फ्लैग था उनका। और उन्होंने संस्कृत, मराठी और लिटरेचर को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या फिर ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर थी उसको काफ़ी रिवाइव करने में हेल्प की। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक पूरे में मोटिवेशन भरा सोसाइटी में, पूरे समाज में, पूरे रिलीजन, पूरा हिंदुओं में कि हम कुछ भी हो, हम कितना ही बड़ा कोई साम्राज्य हो, उसको हम टक्कर दे सकते हैं। तभी तो जब इवन मुग़लों को उन्होंने काफ़ी अच्छे से हराया, उसके बाद भी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तब भी उन्होंने शिवाजी महाराज जो थे वो इंस्पिरेशनल फिगर का रोल उन्होंने प्ले किया लोगों की याद में। अब 2 महिलाओं का जिक्र आता है, 2 ऐसी मराठाओं की जो मराठा ब्रेव जो वॉरियर्स थी, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपकी बुक में। एक तो ताराबाई हमने देखा था। ताराबाई कौन थी? शिवाजी की पुत्रवधू, मीन्स क्या होता है, राजा राम की वाइफ, राजा राम जी की जो उनके बेटे थे उनकी वाइफ, ठीक है। उनकी डेथ के बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना राज्य संभाला। और साउथ में उन्होंने देखा कि जब ब्रिटिशर्स हैं जब वो मुग़ल हैं वो साउथ में अटके हुए हैं, तो उन्होंने नॉर्थ में वैक्यूम था तो वे नॉर्थ की तरफ एक्सपांशन किया और काफ़ी अच्छे से अपने राज्य को उन्होंने संभाला। नॉर्थवर्ड एक्सपांशन में मिलिट्री स्ट्रेटेजी फॉर्म करने में इनका रानी ताराबाई का बहुत रोल रहा था, ठीक है। और उन्होंने पूरा अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखा उस क्रिटिकल पीरियड में भी जब काफ़ी उतार चढ़ाव शिवाजी के बाद में आए थे। इसके अलावा एक अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है। अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। ये जो अराउंड इंदौर जो है अभी इसमें एमपी में, उसके आसपास हमने बोला ना, एक सिंधिया, होलकर, भोंसले,
ये सब जो है ना, ये अलग अलग मराठाओं की क्लैन है। तो ये इंदौर रीजन में इनका राज्य था। और जब अपने हस्बैंड और सन, अपने बेटे की मौत हो गई, उसके बाद भी इन्होंने पूरा अच्छे से कई साल तक, लगभग 30 ईयर्स तक अपना राज्य संभाला, अपना राज्य किया। और स्पेशली ये बहुत ही धार्मिक महिला थी। उनका योगदान कभी कभी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि उन्होंने जितने भी मैक्सिमम, चाहे केदारनाथ से लेके रामेश्वरम तक के जो मंदिर थे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, जिनको इन मुग़लों ने, इन मुस्लिम आक्रांताओं ने, इन इन्वेडर्स ने अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए हिंदुओं के जो टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाया था, उनको तोड़ दिया था, मूर्तियों को खंडित कर दिया, उनका उन्होंने वापस रिकंस्ट्रक्शन करवाया, पुनर्निर्माण करवाया कि इन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने, जिसमें काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, अभी भी ज्ञानवापी, आप उसका वो डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, आप देखते हैं, सुनते होंगे न्यूज़ में। तो ये उनको बनवाया। कई जो घाट थे, कई मंदिर थे, और कई सारे जो बावड़ियाँ थी, वेल्स थी, रोड थे, उनको उन्होंने रीबिल्ड करवाया। सोमनाथ का मंदिर जो जैसे गजनी ने तोड़ा था, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को बार बार आके लूट के गया, वहाँ से लेके और काशी विश्वनाथ का मंदिर, उन सबको उन्होंने रीबिल्ड करवाया। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट था, स्पेशली माना जाता था, वीविंग इंडस्ट्री थी, महेश्वर, उसको उन्होंने रिवाइव किया। तो ये इतनी ब्रिलियंट और इतनी स्ट्रेटेजिकली दिमाग रखने वाली महिलाएं थी, जिन्होंने मराठा में, जिनका नाम इनका अमर है आज भी। और शिवाजी का जो शिवाजी के नाम का जो इंस्पिरेशन था, वो कंटिन्यू आगे भी चलता रहा। और उसी को, इसी रिवाइवल को, कल्चरल रिवाइवल के जो उनका जो एक इंस्पिरेशन था, उसको आगे रखते हुए, जैसे भोंसले जो थे नागपुर के बाद वाले, उन्होंने जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी की जो पूजा होती है, उसको फिर कंटिन्यू रेगुलर प्रोटेक्शन दिया और करवाया। तो ये कल्चरल रिवाइवल में मराठाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हमने देखा था स्टार्टिंग में बच्चों, अब जब हम मैप देख रहे थे मराठाओं का, जब एम्पायर देख रहे थे, तो लास्ट साउथ में तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है तंजावुर। इस तंजावुर वाले रीजन में यहाँ पर शिवाजी के ब्रदर थे, एक सौतेले भाई उनके, एको जी। तो उन्होंने वहाँ पर, वो साउथ में चले गए थे, और साउथ में आके उन्होंने वहाँ पर अपना राज्य बनाया, और वहाँ पर अपना अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश किया, मराठा किंगडम। और वहाँ पर जो कल्चरल जो मिक्स था, सब अलग अलग तरह के कल्चर, उन सबको उन्होंने प्रमोट किया। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी आर्ट और कल्चर को के अलावा जो आर्टिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, उनको उन्होंने अपने उसमें शेल्टर दी, शरण दी। और पेंटिंग को काफ़ी उन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, हालांकि शिवाजी से इनके शुरू में संबंध अच्छे नहीं रहते थे, क्योंकि जब शिवाजी साउथ में आने लगे थे, तब भी इन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन किया था, सौतेले भाई थे उनके। तो उसके बाद एक रूलर का नाम आता है सरफोजी सेकंड। तो जब सबसे ज़्यादा एक तंजावुर वाले जो मराठा हैं उस रीजन में, वो किंगी के आसपास, वो उनका नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने काफ़ी बहुत बड़े स्कॉलर थे वो खुद, और काफ़ी सारी लैंग्वेज जानते थे। उन्होंने खुद एक प्ले लिखा था जिसका नाम था देवेंद्र कुरवांजी, जिसमें पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तो ऐसे ऐसे महान राजा ये मराठाओं में हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कई सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस को और उनको आर्टिस्ट को शरण दी, जिसमें एक कार्नेटिक म्यूज़िक हम देखते हैं, और जो भरतनाट्यम जो डांस है, उनकी स्टार्टिंग डेज में उसको डेवलप करने में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। तो कल्चरल रिवाइवल में, मतलब कल्चर के साथ में मराठाओं का बहुत ही डीप रूटेड रिलेशन रहा है इसके रिवाइवल में। इसके अलावा उन्होंने मेडिसिन में भी काफ़ी इंटरेस्ट था उनको। धन्वंतरी महल उन्होंने एक बनवाया, स्पेशली जो मेडिसिन से रिलेटेड काम होते थे, जहाँ पे उपचार होता था, ट्रीटमेंट होता था। धन्वंतरी कौन है? भगवान औषधि के देवता, मेडिसिन के गॉड माने जाते हैं हमारे एंसेंट उसमें। ठीक है, जिसमें वहाँ से उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था वो। ठीक है, इंडियंस को भी और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों में, आयुर्वेद में भी और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों में अलग अलग सिस्टम में। मतलब आज देखो आप, जैसे आज उस समय उन्होंने ऐसे इतना विज़न उनका अपना उन्होंने रख के लोगों की सेवा की, राज्य किया अपना। इसके अलावा एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की उन्होंने, जो उस समय लगभग स्टार्टिंग ही थी वो प्रिंटिंग प्रेस की। ठीक है, और उन्होंने फिर हिस्ट्री, जो भोंसले की जो हिस्ट्री है, जहाँ से चले स्टार्टिंग से, जो शिवाजी महाराज और उससे भी पहले शाहजी और वो, तो
वो उस हिस्ट्री को उन्होंने इंस्क्राइब करा कहाँ पे, बृहदेश्वर टेम्पल। तंजावुर में एक बृहदेश्वर टेम्पल है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी आर्किटेक्चर मार्वेलस स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर उसके वॉल पे इंस्क्राइब करवाया उन्होंने। तो ये सब हम इनके बारे में, मराठाओं के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फिर मराठाओं की लीगेसी जो थी वो उसको काफ़ी कंटिन्यू आगे, जब ब्रिटिश आ गए तो फिर ब्रिटिश से उनका जो मेन कंपटीशन था वो ब्रिटिशर्स से था, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी सब कॉन्टिनेंट पूरे रीजन में कंट्रोल करने के साथ ही उन्होंने काफ़ी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की थी। हमने देखा हिंदू ट्रेडिशंस को उन्होंने रिवाइव किया, काफ़ी बहादुरी से वो लड़े और स्वराज की स्थापना की अपना, और आज भी वो एक पूरा इंस्पिरेशन का काम करता है पूरे इंडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो ये था बच्चों पूरा मराठाओं की हिस्ट्री से लेके पूरा कैसे उनका ओरिजिन हुआ। और हमने बताया कि लास्ट में 1818 में जब एंग्लो मराठा वार हुआ था, थर्ड मराठा वार, तो उसमें फिर वो एक तरह से उनका वो डोमिनेंस ख़त्म हुआ। हमने शुरू में एक मैप देखा था, टाइमलाइन देखी थी, उस टाइमलाइन को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको और ईयर्स का आइडिया हो जाएगा, जिसमें शिवाजी के बर्थ से लेके मराठाओं का जो 1818 में डोमिनेंस ख़त्म होता है वहाँ तक का टाइम उसमें दिया है। देखो शिवाजी का जन्म होता है 1630 में, उसके अलावा फिर बाद में सिर्फ 16 साल में उनका राज्य स्थापना उन्होंने कर ली थी, एक्सपीडिशन किया था। उसके साथ में ही उन्होंने नेवी की स्थापना की, कब की, 1657 में। इससे आप ये याद रख सकते हैं कि जो 1857 की रिवॉल्ट हुई थी उससे 200 साल पहले उन्होंने नेवी बना ली थी, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुई थी, उसके बाद में इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, आगरा से फिर छोड़ के चले गए थे वो, ठीक है। फिर उनका दोबारा से वैदिक रिचुअल से 1674 में वापस उनको वापस उनका राज्याभिषेक हुआ, और 1600 उसके बाद में राज्याभिषेक करके उसके 77 में वो साउथ में दक्षिण दिग्विजय के लिए चले गए, और 50 साल की एज में 30 से लेकर 80 में जाके उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर बाद में मुगलों के साथ मराठाओं के स्ट्रगल होते हैं, जिसमें लास्ट 1707 में 1682 से 1707 तक मुगल और मराठाओं के वार चलते हैं, ठीक है। उसके आगे अगर हम देखें तो दिल्ली में मराठाओं ने शाह आलम II के टाइम पे मराठाओं ने दिल्ली में कंट्रोल किया था, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें मराठाओं की डिफीट हुई थी वो हुआ था 1761 में, ठीक है। और उसके बाद में फिर मराठाओं के लास्ट में जाके बहुत से एंग्लो मराठा वार हुए थे, लेकिन लास्ट में 1818 में लास्ट थर्ड 3 मराठा एंग्लो मराठा वार हुए, जिसमें 1818 में उन्होंने मराठाओं के डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ये था आपका द राइज ऑफ मराठा चैप्टर, जिसमें हमने मराठाओं के उदय से लेके लास्ट तक हमने देखा ये सब चीज़ें। इसको आप एक बार और, आपको अगर स्पीड स्लो लगे तो इसको फास्ट करके देख सकते हैं, फास्ट लगे तो स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में अगर आप बुक ओपन करके रखेंगे इस लेक्चर के साथ में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, रिकॉल करने में, याद करने में भी ईजी रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम बोर्ड पर लिख के पढ़ना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप इसको बुक को 1-2 बार इस लेक्चर को सुनेंगे और बुक साथ में रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आपको चीज़ आएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो मिडावल का थोड़ा सा आपको ईयर्स, डेट और नाम और देख के थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन जब आप 1-2 बार सुन लेंगे लेक्चर को तो आपको ये सब चीज़ें आसान लगने लग जाएगी और चीज़ें याद भी होने लग जाएगी। इसके साथ ही आपसे गुजारिश रहे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।